आपको पता ही है, पेपर डिस्कस करना था, तो यू शुड हैव दैट विद यू। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, work done in moving a charge from one point to another point is known as potential difference. So B option was correct. अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक हो तो उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, बट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग one charge from one point to another point, that is called potential difference. Second question था, piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R by 5, R by 5, R by 5 हो गया। These parts are then connected in parallel. Calculate equivalent resistance of the combination. अब देखो, आई डोंट नो कि आपने कहाँ से हेल्प ली। कई बच्चों को एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ से याद रह गया कि इसका आंसर 25 आना है, बट उनको ये नहीं याद था कि वो R over R डैश रेशो था। 25 क्या था? R over R डैश रेशो था। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है कॉम्बिनेशन का, मतलब आपको सिर्फ R डैश पूछा गया, तो आपका R डैश आना था R by 25, ये आंसर आना था। अब जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसमें से, है ना? तो ये है कि 1 over R डैश, 1 over इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 over R1, 1 over R2 प्लस 1 over R3 सो ऑन। ठीक है, मतलब 5 टर्म्स आ जाएंगी इसमें। और R1, R2, R3, R4, R5 कितना है? ईच इज R by 5। वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि वो हर रेजिस्टेंस R by 5 हो गया व्हेन अ वायर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 1 over R डैश, R1 कितना है? R by 5। मैं एक टर्म सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है? R by 5 मतलब ये हो गया 5 by R। ठीक है, मतलब कि ये हो गया 5 by R प्लस 5 by R, 5 टाइम्स हो गया ये। अब 5 प्लस 5 क्या होता है? 10। अगर 5 को 5 बार ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा? 25। तो ये आ गया आपका 25 बाय R। तो इसका मतलब 1 over R डैश इज 25 over R। दैट मीन्स R डैश इज, उल्टा कर दो उसको, R by 25। तो ये था आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। दिस इज योर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, R by 25 ये आंसर था। अब जिन्होंने अकेला 25 लिखा था वो तो फिर ठीक नहीं है ना। चलिए आगे है, गिव द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ओम। Ohm is the unit of resistance, but to my surprise, some students had written ohm meter also. What is Ohm's law? Discuss the importance of VI graph. Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference between the ends. And importance of VI graph ये है कि ये हमें resistance देती है, ठीक है, पर स्लोप आपको उसको स्पेसिफिक करना है कि ग्राफ का कौन सा पार्ट हमें वो देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो आपको बताना था स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन वाज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 100 joule of work is done in transferring 20 coulomb of charge between 2 points in a conductor. Find the resistance offered by the conductor if 2 ampere of current flows through it. ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है वर्क का या हीट का जिसमें ये तीनों आते हैं आपके, या फिर आप पहले आप V इज इक्वल टू आई आर लगाइए। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला इज ऑल्सो W बाई Q। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, W बाई Q इज इक्वल टू आई आर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते थे इजिली by putting in different values। W आपका 100 है, चार्ज आपका 20 है, I है 2 और रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5। तो R is 5 by 2 means 2.5 ohm with the unit।
ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। एनी डाउट टू एनीवन? यस बच्चे, किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इट इज। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6, वो भी न्यूमेरिकल था। 4 resistors of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series with a battery of 12 volt. Calculate current given by the battery and potential difference across each resistor. तो कईयों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ही नहीं था, तो दैट यू वर सपोज टू डू। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? दे हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज, तो सभी को आप प्लस कर दोगे तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आ गया। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू V ओवर R, 12/10, टोटल करंट आ गया 1.2 एम्पियर। कई स्टूडेंट्स ने बस यहीं तक कर दिया, बट आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस भी निकालने हैं। तो जब ये V इज इक्वल टू IR1 IR2, ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाने हैं बस। बहुत ही सिंपल है ये। तो सेम करंट जाता है ना सीरीज में, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, तो V इज इक्वल टू I1 R1 नहीं IR1 आ जाएगा, IR2 लाइक दैट। तो I कितना है 1.2 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो पहला आपका पोटेंशियल आ गया 1.2 वोल्ट। फिर आपका करंट इतना है और रेजिस्टेंस इज 2.4, सेम वे 3.6 और 4.8, दीज वर द पोटेंशियल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है, व्हाट इज जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग? प्रूव दैट जॉल्स हीट इज गिवन बाय दिस। व्हाट इज जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग में स्टेटमेंट देनी थी और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इसको प्रूव भी करना था। अकॉर्डिंगली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पावर के फॉर्मूले से अगर आप हीट निकालते हो तो 1 मार्क मिलेगा। आपको कोई एक फॉर्मूला प्रूव करना है बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क से स्टार्ट करके वहां से आपको ये प्रूव करना है। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट देनी है साथ। आइडेंटिफाई द सर्किट सिंबल्स A B C। देखो बच्चे, A जो है फिक्स रेजिस्टर है, देखो तीनों रेजिस्टेंस दिए हुए, अगर आप उसकी टाइप ही नहीं लिखोगे कि फिक्स्ड है कि क्या है, तो फिर तो आप तीनों का आंसर लिख दो रेजिस्टर रेजिस्टर रेजिस्टर। उससे क्या पता चलेगा कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की? इट डजंट मेक इट क्लियर। सर्किट सिंबल्स वाज द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो अगर आप यही नहीं स्पेसिफिक करते हो कि ये है क्या फिक्स्ड रेजिस्टेंस है और बी क्या है, बी और सी दोनों आप लिख सकते थे इधर वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, दोनों का यही नाम है, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली क्रेडिट मिला उसका। ठीक है, इतना सिंपल पेपर था ये, बहुत ही सिंपल पेपर था। और मार्क्स आई एम हैविंग इन फ्रंट ऑफ मी। 10th D में 17 आउट ऑफ 17 हार्दिक हरलीन, देन लक्ष्य कक्कड़, मनमीत सिंह। मनमीत सिंह आपके आंसर बहुत अच्छे थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं बुक पढ़ रही हूँ, है ना, मुझे लग नहीं रहा था कि आप ही की लैंग्वेज है। मनमीत, आर यू देयर? मनमीत, इफ यू आर देयर रेज हैंड। हाँ मनमीत, हाँ बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। बच्चे आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, इतनी अच्छी राइटिंग स्किल्स कब डेवलप कर लिया आपने? लॉकडाउन में? आपकी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी जैसे मैं बुक पढ़ रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा था आपने लिखा। बहुत अच्छा लिखने लग गए हो आप। चलो कोई नहीं, जब स्कूल खुलेंगे ना आपसे लिखवाएंगे, ठीक है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट फुल मार्क्स इन फिजिक्स, 17 आउट ऑफ 17। मेरा मन कर रहा है आपका पेपर पढ़ के सुनाऊंगा। पार्थ, पार्थ गॉट 17 आउट ऑफ 17। ठीक है, संयम, विवान उपल, विवान उपल क्लासेस कम लगाते हो, चलो मार्क्स बहुत अच्छे ले लिए, बहुत अच्छी बात है। 10th C अमृतपाल गॉट 17, हर्षिता गॉट 17 आउट ऑफ 17, हिमानी खन्ना, जसलीन, मेहुल and then Samaira and Vidhi Uppal.
all these students, they got 17 out of 17, full on full marks. Clap for them. चलिए ठीक है, अब पेपर की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। हेडिंग दे दीजिए, नेम लिख लीजिए चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो अभी हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया था, वी स्टडीड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ करंट विच इज इलेक्ट्रिसिटी, कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट देन करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। और हीटिंग इफेक्ट भी स्टडी किया, दैट इट लीव्स अराउंड हीट आल्सो। in this chapter we are going to study magnetic effects of current. And what is the syllabus for your second periodic test, that is half yearly, is 3 chapters. There will be 3 chapters in your syllabus. पहला जो हम कर चुके हैं electricity, second is magnetic effects of current, and third is sources of energy. So note down, these 3 chapters will be there for your half yearly exam, right? So magnetic effects of current बहुत इंटरेस्टिंग भी है और लेंथी भी है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। बट अगर आप पेंडिंग छोड़ दोगे तो देन यू विल फेस अ प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए जरा इस चीज का। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टर्म, व्हाट इज अ मैग्नेट। What do you understand by this term magnet? Magnet क्या होता है? It's a substance that is capable of attracting other substances. ये वो substance होता है that is capable of attracting other substances. ठीक है, कौन कौन से substance attract होते हैं? आयरन, सबसे ज्यादा हम आयरन ही चेक करते हैं, निकल, कोबाल्ट। These substances सारे नहीं attract होते, wood attract नहीं होती मैग्नेट से, रबर attract नहीं होता। तो कुछ ही सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। सो सेकंड टर्म इज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? चलिए लिखिए, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेट, इट्स अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग अदर सब्सटेंसेस। Magnet is a substance which is capable of attracting other substances, which is capable of attracting other substances. अब लिखिए magnetic substances. These are the substances that are attracted towards a magnet. These are the substances that are attracted towards a magnet. For example, iron, ठीक है, nickel, cobalt. These are magnetic substances. Iron, nickel, cobalt, these are magnetic substances. ठीक है। Now there are 2 types of magnets. Magnet की कौन कौन सी types? Magnet की there are 2 types basically. That is natural magnets. According to one classification, there is one more classification, वो बाद में करते हैं। Natural magnets and artificial magnets. Natural and artificial magnets. हाँ जी, मनमीत बोलो, why did you raise hand? मैम वो पहले का ही लोअर कर। हाँ जी, पहले का ही है। दक्ष, मैम 2 मिनट रिपीट करना मैग्नेट की। हाँ जी, 2 मिनट मैग्नेट की रिपीट करना। मैं कर देती हूँ। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट अदर सब्सटेंसेस। मैग्नेट is a substance that can attract other substances towards it. Or magnetic substances, the substances that are attracted by magnets, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं।
So substances that are attracted by magnets, they are called magnetic substances. Examples of magnetic substances are iron, nickel, cobalt. Daksh entered late, that's why. A natural and artificial magnets, these are two classes of two types of a magnet according to one classification. ठीक है, तो पहले तो natural magnets वो होते हैं the magnets that have natural property of attracting other substances. ठीक है, natural magnets वो होते हैं जिनमें naturally ये property है, किसी और ने उनमें डाली नहीं है वो प्रॉपर्टी, अपने आप ही उनमें बाय नेचर ये प्रॉपर्टी पाई गई है. ठीक है, सो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन नेचर वाज लोडस्टोन. फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन रॉक्स, ये कहाँ पे मिला? रॉक्स में. तो वो है लोडस्टोन. लोडस्टोन क्या है? इट इज मैग्नेटाइट ओर. इट इज ओर ऑफ आयरन विद द केमिकल फॉर्मूला Fe3O4. ये आयरन का ही ओर है. दिस इज ओर ऑफ आयरन with the chemical formula magnetite ore with the chemical formula Fe3O4. और इसको लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन कहते थे because it was used in ancient times by navigators to see the direction, to find the direction. ठीक है, तो इसलिए इसको लीडिंग स्टोन कहते थे क्योंकि ये नेविगेटर्स इसको यूज करते थे डायरेक्शन लोकेट करने के लिए. ठीक है, सो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन रॉक्स वाज मैग्नेटाइट ओर. इसमें नेचुरल प्रॉपर्टी है अपने आप. अब क्या है मेन थिंग रिलेटेड टू मैग्नेट इज दैट, नेचुरल मैग्नेट इज दैट कि इसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. वी कांट चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट, इट्स स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड. जब डिफरेंसेस लिखोगे ना तो ये पॉइंट्स आप यूटिलाइज कर सकते हो. स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड. Strength of natural magnets is fixed. Even their polarity is fixed. Their polarity is also fixed. Polarity का मतलब क्या होता है? Polarity मतलब नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है. ये नॉर्थ पोल है सपोज, ये साउथ पोल है. ठीक है, अगर हम साउथ इधर, सपोज साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो ये इसका मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो गई. पोलैरिटी का मतलब पोल्स जो है उनका ऑर्डर क्या है, तो इनकी पोलैरिटी फिक्स्ड है. जहां नॉर्थ है वो वही रहेगा, जहां साउथ है वो वही रहेगा. हम इनकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते. वी कांट मेक देम स्ट्रॉन्गर, वी कांट मेक देम वीकर. हम उनकी स्ट्रेंथ को भी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, एंड यूजुअली नेचुरल मैग्नेट्स दे आर वीक इन स्ट्रेंथ. काफी वीक होते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है उनमें, तो काफी वीक होते हैं ये नेचुरल मैग्नेट्स. On the other hand, artificial magnets, they are manufactured by man according to the needs. So that's why they are also called man-made magnets. ठीक है, इनको हम man-made magnets भी कहते हैं क्योंकि they have been synthesized by man according to the need. Man ने इनको synthesize किया है, prepare किया है अपनी need के according. तो लिख लीजिए definition artificial magnets. These are the magnets that are synthesized by man artificially according to the need. They are synthesized by man artificially according to their need. Examples of artificial magnets are बार मैग्नेट. यूजुअली जो भी आप मैग्नेट परचेज करके लाते हो मार्केट से वो बार मैग्नेट होता है. ये जैसे मैंने जिसका डायग्राम बनाया, दिस इज अ बार मैग्नेट. ठीक है, रिंग शेप मैग्नेट होता है, रिंग की फॉर्म में होता है, सर्कुलर होता है, वो भी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है. ठीक है, मैग्नेटिक कंपास नीडल, छोटी सी मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है, वो भी एक अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट ही है, मैग्नेटिक कंपास नीडल. देन हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट आपने देखा होगा, इस शेप का होता है, इस तरह से. उसके भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उसके भी दो पोल्स होते हैं. ठीक है, तो ये है हॉर्सशू मैग्नेट.
ऑलराइट। उसके बाद आपका मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आई होप कि आप लोगों ने कभी लोअर क्लासेस में बनाया हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनाया होगा? एक आयरन का नेल लिया होगा आपने, एक आयरन का नेल लिया, उसके ऊपर आपने कॉपर वायर वाइंड की होगी, कभी कॉपर वायर वाइंड की होगी, और उसके अक्रॉस सेल लगा के जब आपने उसमें से करंट पास किया होगा तो वो जो आयरन है इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक मैग्नेट। और अगर हम इसके पास सेफ्टी पिन्स लेके जाते हैं, पेपर क्लिप्स लेके जाते हैं, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कभी आपने किया होगा बचपन में, है ना? ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है, बट है ये मैन मेड ही है। ठीक है, हम ही इसको बनाते हैं। एक आयरन नेल लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर वायर वाइंड कर देते हैं और उसके साथ एक सेल लगा देते हैं। तो जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो पेपर क्लिप्स या जो आयरन पाउडर है या इवन जो सेफ्टी पिन्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। आयरन नीडल जो है, आयरन का नेल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट जब तक हम करंट पास करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब अब उनकी स्ट्रेंथ मे और मे नॉट बी फिक्स्ड। अब जैसे बार मैग्नेट है, एक बार बन गया, हम उसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ज्यादा करंट पास कर दें, टर्न्स का नंबर ज्यादा रख दें, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो वी कैन चेंज देयर स्ट्रेंथ। और इनकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। अगर हम सेल को ऑपोजिट मैनर में लगा दें तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सेल को ऑपोजिट मैनर में लगा दें तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, तो हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बार मैग्नेट की पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो नाउ आई थिंक दीज पॉइंट्स आर सफिशिएंट दैट यू कैन राइट एज डिफरेंसेस। ठीक है, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में डिफरेंसेस अब आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्लासिफिकेशन है, another classification. According to another classification of magnet, there are two types of magnets: permanent and artificial. Permanent and temporary. Permanent and temporary, there are two more types of magnets. अब permanent में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? एक तो बार मैग्नेट आ जाएगा, कंपास नीडल आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट को छोड़ के सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को छोड़ के सारे ही आ जाएंगे। हॉर्स शू आ जाएगा। ठीक है, और टेम्पररी इसमें से कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी। ठीक है, और इधर जो लोड स्टोन था आपका वो भी परमानेंट है। लोड स्टोन जो रॉक्स में पाया गया है वो भी परमानेंट है। तो इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं कैन बी natural also, can be artificial also, can be natural or artificial. Temporary are always या only artificial. ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये आर्टिफिशियल है। कोई भी मैग्नेट नेचुरल जो है वो टेम्पररी नहीं है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आपका हो सकता है, या एक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि परमानेंट नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, टेम्पररी आर्टिफिशियल ही होते हैं हमेशा। ठीक है, परमानेंट का मतलब क्या है? नाउ परमानेंट में सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि परमानेंट मैग्नेट्स में स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी इज फिक्स्ड। इनकी स्ट्रेंथ और पोलैरिटी फिक्स्ड है। ठीक है ना, हमने आर्टिफिशियल में बोला था कि स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी मे और मे नॉट बी फिक्स्ड, बट परमानेंट में ओपनली हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी इज फिक्स्ड, और टेम्पररी में नॉट फिक्स्ड, वी कैन चेंज। कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय रिवर्सिंग द सेल, वी कैन चेंज द पोलैरिटी। पोल्स रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे।
एंड बाय पासिंग मोर करंट, बाय वाइंडिंग मोर टर्न्स, उसकी स्ट्रेंथ को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ भी फिक्स नहीं है, इसकी पोलैरिटी भी फिक्स नहीं है. सो दीज आर मेन 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. ठीक है. सो आई होप द टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर क्लियर टू यू. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क. यस ऋषित वोरा. हाँ जी बोलो. गुड मॉर्निंग मैम. मैम एक बार मैग्नेट की डेफिनेशन दोबारा बता दो. मैग्नेट बहुत सिंपल है. इट्स अ सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट अदर सब्सटेंसेस. ठीक है. इट्स अ सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट अदर सब्सटेंसेस. ठीक है. It is a substance that can attract other substances. Clear है बच्चे? Okay. So अब इसके बाद हमारी मैग्नेट की टाइप्स हो गई. लेट्स राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट नाउ. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स करेंगे. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? Chris Shorten is entering now when 5 minutes are left. चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम आयरन का नेल लेते हैं, उसके ऊपर हम कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाइंड करते हैं और यहाँ पे हम एक सेल लगा देते हैं. यहाँ पे हम एक सेल लगा देते हैं. तो when current passes through the wire, और ये जो आयरन नेल है gets magnetized. Iron nail gets magnetized. It starts behaving like a magnet. ठीक है. तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इट्स अ टेम्पररी मैग्नेट. It behaves like a magnet as long as current is passed. जैसे ही हमने करंट पास करना बंद किया, हमने स्विच ऑफ कर दिया, इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. ठीक है. जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद कर देगा. ठीक है. सो दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स. हाउ कैन वी इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ? इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. एक तो भाई स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स. एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ. मोर इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट. हाँ जी दिव्यांश बोलो. यस दिव्यांश वैद. मैम एक बार वो बता दो, हाउ वी कैन चेंज द पोलैरिटी. हाँ वो भी बताना है मैंने. अभी मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको स्ट्रेंथ का. मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. नहीं बच्चे आपकी ठीक नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर है आवाज. ठीक है. ठीक है. आपके एंड पे पहले भी प्रॉब्लम होती है. दिव्यांश ठीक है आवाज मेरी? यस मैम बिल्कुल ठीक. हाँ वो कार्तिक का नेट का इशू है. चलिए. सो नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकंड फैक्टर इज अमाउंट ऑफ करंट. पहले ये लिख लीजिए. So strength is directly proportional to number of turns. जितने कॉपर वायर के टर्न्स हम ज्यादा देंगे 100, 200, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता जाएगा. और जितना हैवी करंट हम पास करेंगे, जितनी हायर वोल्टेज की बैटरी लेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा. ठीक है. सो 2 फैक्टर्स आर देयर ऑन विच द स्ट्रेंथ डिपेंड्स. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, पोलैरिटी को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है. अब जब मैंने जैसे करंट पास किया, ये जहां से ये जा रहा है, सपोज ये एंड नॉर्थ बन गया, दूसरा एंड साउथ बन गया, ये एक मैग्नेट बन गया. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. तो जब मैं रिवर्स करूंगी ना इसको, जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगी सेल को, तो पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी. अब जो एंड पहले साउथ बिहेव कर रहा था वो नॉर्थ हो जाएगा. अब मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया. Now this end will behave like north and this end will behave like south.
So this is how we can change the polarity of an electromagnet. पता लग गया अब कैसे हम polarity change Yes. कर सकते हैं? By reversing the cell. उसके टर्मिनल्स को उल्टा लगा दीजिए, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जो पहले साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा, जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा। ठीक है। और थर्ड थिंग इज व्हाई इट इज टेम्पररी मैग्नेट। इट इज टेम्पररी मैग्नेट बिकॉज जैसे ही हमने करंट पास करना बंद किया, इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। आयरन नेल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ तब तक, इसीलिए इसको टेम्पररी कहते हैं, तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक करंट पास कर रहा है, एज लॉन्ग एज करंट इज पासिंग। और फोर्थ पॉइंट इससे रिलेटेड ये है, व्हाई कांट वी यूज स्टील फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? व्हाई इज सॉफ्ट आयरन यूज्ड? आयरन क्यों यूज करते हैं? ये आयरन का नेल क्यों लेते हैं? बिकॉज अगर स्टील यूज करते हम तो वंस करंट इज पास थ्रू स्टील, इट विल गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। फिर वो करंट बंद करने पे डीमैग्नेटाइज नहीं हो। तो स्टील अगर हम यूज करेंगे वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो उसको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं स्टील को, जैसे कि बार मैग्नेट्स वगैरह, उनमें स्टील या स्टील के एलॉयज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि व्हाई स्टील कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? बिकॉज it gets permanently magnetized. When current is passed through it, it will not get demagnetized. It will not get demagnetized. This is the reason. Is that clear, students? ठीक है। अब कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें टेम्पररी मैग्नेट चाहिए? कहाँ पे चाहिए? कहाँ पे चाहिए? मैग्नेटिक क्रेन्स। हम चाहते हैं कि एक जगह से स्क्रैप उठाए और दूसरी जगह पे उसको छोड़ भी दे, मैग्नेटाइज हो, डीमैग्नेटाइज भी हो। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम चाहते हैं कि टेम्पररी इफेक्ट होना चाहिए। मैग्नेटिक क्रेन, बेल, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, हम चाहते हैं कि डोर की बेल बजती रहे। हम चाहते हैं जितनी देर हमने प्रेस किया बजे, उसके बाद बंद हो जाए। सो देर आर मेनी थिंग्स, मेनी एप्लीकेशंस वेयर वी वांट टेम्पररी एप्लीकेशंस, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। यस अमृतपाल, हाँ जी बोलो। जो आप आयरन के बारे में बता रहे थे वो कैसे बताना, आयरन क्यों नहीं यूज करते हम? क्या नहीं हो सकता?